एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज एक ही बात है, एक ही बात है। और फिर हमने बात की मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की, तो मैंने आपको क्या कहा था कि डाउन द ग्रुप जब आप जाते हो तो ग्रुप 7 का यानी हैलोजेंस का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। उसका रीजन मैंने आपको बताया था कि डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ने की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ रही है। रिएक्टिविटी की फिर हमने बात की। रिएक्टिविटी का मैंने आपको बताया था कि नॉन मेटल्स क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अगर आसानी से लूज करता है तो हम बोलेंगे कि ये मोर रिएक्टिव है, और अगर वो इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव नहीं करता है तो हम कहेंगे कि ये जो मेटल है ये क्या है, लेस रिएक्टिव है। तो ग्रुप 7 में या किसी भी ग्रुप में अगर हम डाउन द ग्रुप जा रहे होते हैं तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा होता है, उसका एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा होता है। तो एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप बिकॉज बिकॉज atomic radius increases because atomic radius increases, so force nuclear attraction decreases. Nuclear attraction decreases. न्यूक्लियर अट्रैक्शन के डिक्रीज होने की वजह से हम क्या बोलेंगे, हेंस रिएक्टिविटी decreases. ये वाइस वर्सा है किसका, ये वाइस वर्सा है किसका, ग्रुप 1 एंड 2 का। ये वाइस वर्सा है ग्रुप 1 एंड 2 का। उसमें रिएक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो रही होती थी, तो इसमें रिएक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ओके, अच्छा जी। फिर हमारे पास आता है क्या, डेंसिटी की अगर मैं बात करूं तो पक्की बात है कि डेंसिटी भी आपकी क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी, है ना। डेंसिटी भी आपकी इंक्रीज हो रही होगी। उसका रीजन ये है कि फ्लोरीन गैस है, क्लोरीन क्लोरीन भी गैस है, ब्रोमीन लिक्विड है, आयोडीन सॉलिड है, एस्टेटीन भी सॉलिड है। तो डेंसिटी के इंक्रीज होने का रीजन ये है कि जो है एटॉमिक मास, एटॉमिक मास increases down the group, increases increases down the group। और आपको पता है ना कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम मीन्स दैट के डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगी खुद ब खुद। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक मास इंक्रीजेस, और इसलिए डेंसिटी आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सो डेंसिटी सो डेंसिटी increases down the group, density increases down the group, okay, so density increases down the group। तो ये वो ट्रेंड है जो बिल्कुल नॉर्मल से ट्रेंड है। हमने आपको एक बात बताई थी कल कि असल जो आपको डिस्कस करना है वो इनकी रिड्यूसिंग एबिलिटी है, और इनकी के ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी है। ओके, तो वो मैं आपको बता दूं ज़रा कि उसका क्या मतलब है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जितने भी हेलोजेंस होते हैं दे ऑल आर दे ऑल आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दे ऑल आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हेलोजेंस की बात कर रहा हूँ, हेलोजेंस की बात कर रहा हूँ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है कि जो जो खुद को रिड्यूस कर दे, जो खुद को रिड्यूस कर दे। और रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इन इजियर वर्ड्स मैं कह सकता हूँ कि जितने भी आपके पास हैलोजेंस हैं दे आर गोइंग टू गेन इलेक्ट्रॉन। जितने भी आपके पास हैलोजेंस हैं दे आर गोइंग टू गेन इलेक्ट्रॉन। सही है ना? तो नॉन मेटल्स है ना, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो खुद पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा गेन करने के बाद। तो खुद जब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है इसका मतलब वो खुद रिड्यूस हो रहा है, और जो रिड्यूस होता है वो कौन होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो तभी मैं कह रहा हूँ जितने भी आपके पास हैलोजेंस हैं वो सारे के सारे क्या हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। इसी तरह से आपके पास जो हैलाइड्स हैं, हैलाइड्स यानी हैलाइड का मतलब ये है कि अब उसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है और अब उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया है। यानी पहले वो था क्लोरीन, तो अब वो बन गया क्लोराइड। क्यों? कि उसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है। ओके, तो हैलाइड्स ये हो गए हैलाइड्स। तो हैलाइड्स आर रिड्यूसिंग एजेंट। हैलाइड्स आर रिड्यूसिंग एजेंट क्यों? कि देखो अब नेगेटिव चार्ज आ गया ना उस पे, अब वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा, अब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। बात को समझो जरा। अब वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा, अब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन लूज करना इस ऑक्सीडेशन, तो ये खुद क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। खुद क्या हो रहा है? ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। खुद क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ऑक्सी जो डाइस खुद हो वो रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। सिंपल सी बात है ना? वो रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। तो ये आपको जो है ना पता होना चाहिए कि हैलोजेंस आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो हैलाइड्स हैं दे आर रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, अच्छा। अ, अब हम इसका अगर ट्रेंड डिस्कस करें, अगर हम इसका ट्रेंड डिस्कस करें तो ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजेंस, पहले मैं बात कर रहा हूँ किसकी? हैलोजेंस की। पहले मैं बात कर रहा हूँ हैलोजेंस की। ओके, तो हैलोजेंस की ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को मैं थोड़ा सा यहाँ और इजियर वर्ड्स में बता दूं आपको कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन गेन करे, जो क्या हो? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करे, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओके, इसी तरह से आपके पास इसी तरह से आपके पास जो रिड्यूसिंग एजेंट है, जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो क्या करेगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। तो तो मैंने क्या कहा कि हैलोजन की जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो क्या हो रही है? कम हो रही है। पता है क्यों? जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो, ऊपर वाला साइज कम था, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। तो आप क्या समझते हो कि जिसका साइज बड़ा है, न्यूक्लियस दूर हो गया, तो वो इलेक्ट्रॉन को की अट्रैक्शन क्या हो गई? कम हो गई। तो वो जो नीचे वाला एलिमेंट है, लेट्स सपोज आपके पास आयोडीन है, तो वो इतनी शराफत से, प्यार से, आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन थोड़ी करेगा। उसको लगेगा टाइम, उसको लगेगा टाइम, उसको लगेगा टाइम। याद रखिएगा मेरी बात। ओके, तो इसलिए इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजन क्या हो रहा है? डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि साइज ऑफ हैलोजन इंक्रीज हो रहा है और एबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजेंस डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो फ्लोरीन तो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि फ्लोरीन का साइज इस सब में सबसे स्मॉलर है, अट्रैक्शन सबसे स्ट्रॉन्गर है। तो वो क्या करेगा? इजीली रिड्यूस्ड हो जाएगा। जो इजीली रिड्यूस्ड हो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। सिंपल सी बात है। सिंपल सी बात है। इसी तरह से आपका जो इसी तरह से जो आपका आयोडीन है, जो आपका आयोडीन है, तो आयोडीन इज अ वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि आयोडीन मुश्किल से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। आयोडीन मुश्किल से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, लाइक डिफिकल्ट टू रिड्यूस। तो इसलिए ये वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये जो बात है ये थोड़ी सी मतलब चेंज है।
थोड़ी सी डिफरेंट है बाकी ट्रेंड से, तो इसलिए आपको इसको स्पेशल कंसीडर करना है। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर मैं बात करूं हैलाइड की, किसकी बात करूं, हैलाइड की। हैलाइड्स चूंकि इन सब पे नेगेटिव चार्ज होता है, हैलाइड बोले तो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, एस्टेटाइड। तो मैं बात कर रहा हूँ इन हैलाइड्स की। तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, क्या करेंगे, लूज करेंगे। तो अगर 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 अ, अगर इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, अगर इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। मुश्किल से लूज कर रहा है तो वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो फ्लोराइड का साइज है स्मॉलर, स्मॉलर साइज है ना इसका। स्मॉलर साइज होगा तो अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होगी, स्मॉलर साइज होगा तो अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होगी। तो अट्रैक्शन के स्ट्रॉन्गर होने से, अट्रैक्शन के स्ट्रॉन्गर होने से आ, वो आसानी से तो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा फिर। तो मतलब कि ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। और आयोडाइड की अगर मैं बात करूं, चूंकि आयोडीन का जो साइज है इट्स बिगर, बिगर इन साइज, तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज करने की एबिलिटी रखता है। तो आयोडाइड स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है। तो हमने यहाँ दो बात की है, हमने यहाँ दो बातें की हैं। एक हमने यहाँ बात की है हैलोजेंस की ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी की, और रिड्यूसिंग जो हैलाइड्स हैं उनकी रिड्यूसिंग एबिलिटी की। तो हैलोजेंस वर्सेस हैलाइड चल रहा है ये, क्या चल रहा है, ये हैलोजेंस वर्सेस हैलाइड चल रहा है ये। तो ये ट्रेंड आपने लाजमी कंसीडर करने हैं, हम आपको बार बार बता रहे हैं। अच्छा जी, फिर हमारे पास आता है, फिर हमारे पास आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड। फिर हमारे पास क्या आता है, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी का ट्रेंड। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हमारे पास क्या हो रहा होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मींस के जो है, मैं रिएक्टिविटी में इसको लिख देता हूँ, कहाँ गई रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी ये रही। रिएक्टिविटी में ही हम इसे डिस्क्राइब कर देते हैं। रिएक्टिविटी में ये होता है कि ऑब्वियसली बात है, एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो आपकी होती है दैट इज आल्सो व्हाट, एबिलिटी टू गेन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि नॉन मेटल है ना, तो तभी हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की टर्म को डिस्क्राइब कर रहे हैं। मेटल में हम इस तरह से नहीं कर रहे होते हैं। तो एबिलिटी, एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट, एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट, ability of an element to attract electron का pair towards itself, इलेक्ट्रॉन का पेयर towards towards itself, towards itself। तो फिर बात वही आ गई कि डाउन द ग्रुप तो साइज बढ़ता जा रहा है, डाउन द ग्रुप तो साइज बढ़ता जा रहा है, तो अट्रैक्ट करने की जो एबिलिटी है, एबिलिटी टू पुल इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, तो वो तो कम होता जा रहा है, वो तो कम होता जा रहा है। तो तभी तो हम कह रहे हैं आपको, ड्यू टू ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, ओके, ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी decreases down the group, decreases down the group। ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा जी, ओके। सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद क्या कहती हो, बस साइज की वजह से और कोई हाँ फैक्टर? साइज है आपका, शील्डिंग की बात कर लो आप, सही है ना, न्यूक्लियर अट्रैक्शन भी उसी में ही आ जाएगा फिर।
तो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव वन, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव वन। और जो आपका आयोडीन है और एस्टेटाइल एस्टेटीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, क्योंकि वो सबसे नीचे है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है। अच्छा जी, ये करने के बाद फिर हम आते हैं किस पर, के डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो पहले भी आप कर चुके हो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। More reactive halogen, more reactive halogen is going to displace the less reactive halogen. More reactive halogen is going to displace the less reactive halogen. तो इसका मतलब ये है कि ये आपका फ्लोरीन है, ओके, ये आपका फ्लोरीन है और ये आपका क्लोराइड है। अब देखो इनका क्या आपस में कंपैरिजन है कि भाई फ्लोरीन और क्लोराइड से उसका रिएक्शन हो रहा है। एक्चुअल में ये क्लोराइड नहीं है, ये उसका कंपाउंड है, ये उसका कंपाउंड है। यानी कि आप सपोज कर लो कि यार ये KCl है, पोटाशियम क्लोराइड है, या ये सोडियम क्लोराइड है। मैंने इसकी आयोनिक इक्वेशन लिखी है, मैंने इसकी आयोनिक इक्वेशन लिखी है। तो हम पहले आपको इसकी फुल इक्वेशन भी लिखकर बता देते हैं कि दिस इज F2 एंड दिस इज KCl। सिंस यू नो दैट कि फ्लोरीन जो है वो इज द मोर रिएक्टिव, क्योंकि डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी कम हो रही है ना, फ्लोरीन तो ऊपर है, ये तो मोर रिएक्टिव है। तो मोर रिएक्टिव आएगा, इसको यहाँ से निकालेगा, खुद इसकी जगह आके लगेगा और उसको उसने धक्का दे के बाहर निकाल दिया। इंडिविजुअल Cl में नहीं लिख सकता, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि हैलोजेंस की जो स्टेट होती है दे आर डायटोमिक एट रूम टेम्परेचर। इनकी जो स्टेबल स्टेट होती है वो ये है। तो इक्वेशन बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ भी टू लाना पड़ेगा और यहाँ भी टू लगाना पड़ेगा। अब हो गई इक्वेशन आपकी बैलेंस्ड। ये फुल इक्वेशन है। इसी को इक्वेशन को मैंने जो है वो आयोनिक में लिखा हुआ है नीचे, के से के को कैंसिल कर दिया। जब हम आपको आयोनिक इक्वेशन बनानी सिखाई थी तो हम उस टाइम क्या बोलते थे कि स्पेक्टेटर आयोन्स को आप क्या कर दो, कैंसिल आउट कर दो। स्पेक्टेटर आयोन्स को आप क्या कर दो, कैंसिल आउट कर दो। ओके, स्पेक्टेटर आयन कैंसिल आउट होने के बाद, स्पेक्टेटर आयन कैंसिल आउट होने के बाद जो आपके पास बचेगा वो आपकी आयोनिक इक्वेशन होगी। लेकिन देख लेना, कि रिएक्शन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। जैसे कि इस केस में क्या होता है कि आपका जो Cl2 है वो रिएक्ट करने जा रहा है KF से, दैट इज पोटेशियम फ्लोराइड। तो जो आने वाला है एलिमेंट वो है वीक, जो पहले से है वो है स्ट्रॉन्ग। इसकी मिसाल तो ऐसे ही है बिल्कुल कि मेरे पास एक चेयर है, और उस चेयर पे जो बंदा पहले से बैठा हुआ है वो स्ट्रॉन्ग है। वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है, हैवी बंदा है बहुत। अब मैं आया क्लास में, मैंने कहा यार ये तो जगह मेरी है, उठो यहाँ से। तो वो तो हिलेगा भी नहीं अपनी जगह से और मैं उसको हिला भी नहीं सकता, मैं वीक हूँ ना, मैं वीक हूँ। तो क्लोरीन वीक है, ये पोटाशियम चेयर है, ये फ्लोरीन उस चेयर पे बैठा हुआ है और क्लोरीन जब उसको हटाने के लिए आ रहा है तो फ्लोरीन वहां से नहीं हट रहा है। तो हमें के को नहीं देखना, बेसिकली मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आपको। हैलोजेंस में हम नॉन मेटल को देख रहे होते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। तो कॉन्सेप्चुअल बात है ना ये तो, कि बच्चे अक्सर पूछ रहे होते हैं कि पोटाशियम का क्या करें, इसको एज इट इज रहने दें। तो आपको इसको देखना नहीं है, आपने नॉन मेटल्स को फोकस करना है कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो नहीं होगा, क्लोरीन इज लेस रिएक्टिव देन फ्लोरीन, तभी मैंने लिखा हुआ है नो रिएक्शन, इसी तरह से अगर आप यहाँ देखेंगे तो इट्स I2 + NaBr। ओके, तो अगेन द सेम थिंग कि आयोडीन जो इस ब्रोमीन को डिस्प्लेस करने के लिए आ रहा है वो आयोडीन ही खुद वीक है, क्या है, वीक है। तो मैं कैसे सपोज कर लूं कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा, मैं कैसे कंसीडर कर लूं कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा, नहीं होगा। तब आप लिखोगे नो रिएक्शन। मैंने जो नीचे इक्वेशन लिखी है ये वाली, ये रिएक्शन हो जाएगा, क्यों,
के bromine coming group is more reactive than iodide. Iodide is basically its Ki. इट्स बेसिकली के आई, तो ब्रोमीन आएगा, इसको धक्का देगा, इसको बाहर निकाल देगा, खुद उसकी जगह आके लग जाएगा। तो तभी रिएक्शन इज पॉसिबल। इफ रिएक्शन इज पॉसिबल सो राइट डाउन द केमिकल रिएक्शन। इफ रिएक्शन इज पॉसिबल सो जो है वो राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन। ओके, तो ये याद रखना है आपने। ओके, तो इसी तरह से आप इसी इक्वेशन को अगर देखो तो क्लोरीन का रिएक्शन हो रहा है के आई के साथ। ओके, तो क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन। क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन, तो ये रिएक्शन भी हो जाएगा, तो ये रिएक्शन भी हो जाएगा। हाँ जी। Sir, if they asked us to write an equation, would we have to write an ionic equation? नहीं, वो आपको बोलेगा, वो आयोनिक का मेंशन करेगा, वो आपको फुल इक्वेशन जो बोले वही लिखना है आपने। तो अगर फुल इक्वेशन आपको दी हुई हो और आयोनिक बनानी हो तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि फुल से आयोनिक आपको कैसे बनानी है। तो वो आपको एक्वियस एक्वियस वालों को कैंसिल आउट करना होता है ना, तो जो कैंसिल आउट करने के बाद बचेगा वो आप लिख देना। आता है ना आयोनिक इक्वेशन? नहीं आता ये मैं बताऊं? No idea. हम्म, पता है। पता है, चलो ओके। तो ये मैंने नीचे बताया भी हुआ है क्या ना, किस तरह से मैं आयोनिक इक्वेशन मैंने बनाई है। देखो मैंने वर्किंग शो की हुई है यहाँ पर। गैस सॉलिड लिक्विड को हम ब्रेक डाउन नहीं करते हैं, गैस सॉलिड लिक्विड को हम ब्रेक डाउन नहीं कर रहे होते हैं, सिर्फ एक्वियस को जो है ना वो हम ब्रेक डाउन करते हैं, सिर्फ एक्वियस को। उसके बाद जो सेम आयोन्स होंगे दे आर कॉल्ड स्पेक्टेटर आयोन्स, उनको आप कैंसिल आउट कर दो, जो आपके पास बचेगा वो आपका आंसर है। दैट्स योर आयोनिक इक्वेशन, सिंपल सी बात है। हाँ जी। इसी तरह से अगर आप यहाँ देखें तो सेम क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है। फ्लोरीन इज द मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन, तो फ्लोरीन ने क्या किया, ब्रोमीन को उठा के बाहर फेंका, खुद फ्लोरीन मैग्नीशियम के साथ आके चिपक गया, ये देखो जरा। तो मतलब कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। तो हो गया तो सही, अच्छी बात है। इस केस में नहीं होगा क्योंकि जो कमिंग ग्रुप है, जो आने वाला ग्रुप है, जो क्लोरीन है वो फ्लोरीन से कम रिएक्टिव है, वो फ्लोरीन से कम रिएक्टिव है। ओके, तो इसलिए वो उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता, वो उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता, तो याद रखिएगा नो रिएक्शन। इसी तरह से जब मैंने इस रिएक्शन को देखा तो जो कमिंग ग्रुप है दैट इज क्लोरीन, और जो पहले से ब्रोमीन लगा हुआ है, चूंकि क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन, चूंकि क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन, तो मतलब कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा, ये याद रखिएगा आप। ओके, तो इसी फुल इक्वेशन की मैंने आयोनिक इक्वेशन बना दी यहाँ पर। मैंने लिथियम से लिथियम कैंसिल आउट कर दिया क्योंकि ये स्पेक्टेटर आयोन थे, सेम आयोन थे, मैंने कैंसिल आउट कर दिया, जो मेरे पास बचा मैंने उसको यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ भी अगर आप देखो तो सेम सेम है, सेम 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 सेम। तो सेम सेम को हम कंसीडर नहीं करते, हम कहते हैं कि भाई दोनों की पावर सेम है, दोनों की पावर सेम है, तो इसलिए ये एक दूसरे को डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं, तो आप इसको भी रहने देना। ये भी आप लिखोगे कि नो रिएक्शन। सेट हो गई जी बात, ओके हो गया। चले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद मैंने यहाँ पर एक स्पेशल रिएक्शन लिखा हुआ है, वो मैंने इसलिए लिखा है, देखो फ्लोरीन जो है ना वो बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ड्यू टू इट्स साइज, हमने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया। तो फ्लोरीन इज यूज फॉर इचिंग ग्लास। ग्लास फैक्ट्री में क्या हो रहा होता है कि जो आपका यूज मटेरियल है आप उसको बिल्कुल जो है ना रिसाइकल कर देते हो ना, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए हम फ्लोरीन को यूज कर रहे होते हैं। स्ट्रॉन्ग है ना, बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव रिएक्शन कर रहा होता है। तो ड्यू टू इट्स नेचर, ड्यू टू इट्स साइज, ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इट्स मोर रिएक्टिव। तो जब फ्लोरीन का तुम वाटर से रिएक्शन करवाते हो ना, तो ये प्रोडक्ट बनती है आपके पास। अच्छा, ये थोड़ी सी यूनिक प्रोडक्ट है, बाकी सारे हेलोजन ये वाली प्रोडक्ट नहीं बना रहे होते।
बाकी सारे हैलोजेंस ये वाली प्रोडक्ट नहीं बना रहे होते हैं, याद रखना, ये सिर्फ फ्लोरीन बनाता है। तो हुआ क्या इसमें बेसिकली, फ्लोरीन चेंज हो गया 0 to -1। अगर आप यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो तो दिस इज 0। 0 से कहाँ चला गया, -1 में। 0 से कहाँ चला गया, -1 में। तो चूंकि इट्स गेनिंग इलेक्ट्रॉन, सो दैट्स व्हाई आप बोलोगे कि क्योंकि ये रिड्यूस हुआ है तो इट्स एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और वाटर का जो ऑक्सीजन था दैट वाज -2, वो -2 किस में चेंज हो गया, 0 में। तो -2 से 0 में जाने का क्या मतलब है कि वो ऑक्सीडाइज हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो ऑक्सीडाइज होता है वो कौन होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो फ्लोरीन इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था कि उसने वाटर को भी ब्रेक डाउन कर दिया। ये है असल पॉइंट इसका, ये है असल पॉइंट इसका। बात समझ रहे हो, ऑक्सीजन गैस बना दी यार, मतलब कि सोचो तुम, ये फ्लोरीन की नेचर है। ये यूनिक रिएक्शन है विद ओनली फ्लोरीन, याद रखिएगा। तो अच्छा, अगली बात ये कि हम करवा रहे होते हैं हैलोजेंस के रिएक्शन विद वाटर। हैलोजेंस के रिएक्शन किसके साथ, विद वाटर। तो जैसे कि मैंने फ्लोरीन का करवाया तो इसकी जो प्रोडक्ट बनी वो मैंने आपके सामने इस तरह से लिख दी। क्योंकि फ्लोरीन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था तो इसने क्या किया, वाटर को ही ऑक्सीडाइज कर दिया। इसने क्या किया, वाटर को ही तहस नहस करके रख दिया इसने। तो क्लोरीन की अगर मैं बात करूं ना, क्लोरीन की अगर मैं बात करूं ना, तो होता ये है कि आप जब क्लोरीन को वाटर में ऐड करते हो तो उसको हम कहते हैं क्लोरीन वाटर, दैट्स इट। इसी तरह से ब्रोमीन वाटर भी होता है हमारे पास, ओके। होता ये है कि क्लोरीन जब वाटर में डिसॉल्व होता है तो वो आपको अ मिक्सचर ऑफ टू एसिड्स, a mixture of two acids, a mixture of two acids। हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो आपको पता है, आप फेमिलियर हो इससे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। लेकिन जो दूसरा एसिड है आपके पास जिसको हम कहते हैं हाइपोक्लोरस एसिड, जिसका ओल्ड नेम है, अब हम इसको कहते हैं क्लोरिक एसिड, क्लोरिक 1 एसिड, क्लोरिक एसिड। इसका ओल्ड नेम है हाइपोक्लोरस एसिड। मैं HOCl की बात कर रहा हूँ जो आपके पास ये बना है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ओके। अब इसको चाहे आप HOCl लिख लो या चाहे आप इसको HClO लिख लो, कोई मसला नहीं है, दोनों ही कॉमन है, कोई कोई इशू नहीं है इसका, ओके। दोनों ही कलरलेस सॉल्यूशन है, ओके। कोई आपको विजिबल चेंज नजर नहीं आएगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। ये क्या है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। कैसे, ऐसे कि क्लोरीन की अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर देखो रिएक्टेंट साइड पर, दैट इज 0। क्लोरीन का अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर देखो, क्लोरीन का अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर देखो तो भाई मेरे दैट इज 0, दैट इज 0। और अगर आप प्रोडक्ट में देखो तो भाई मेरे ये Cl-1 है, ये Cl-1 है, और ये Cl क्या है, +1 है। तो क्लोरीन तो क्लोरीन 0 to -1 में भी जा रहा है और क्लोरीन 0 to +1 पे भी जा रहा है। क्लोरीन जीरो टू क्लोरीन 0 to -1 पे भी जा रहा है और क्लोरीन 0 to +1 पे भी जा रहा है। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं कि वो क्या है, disproportionation reaction in which the same species is going to be oxidized or reduced। same species, that is chlorine in this case। इसी तरह से जब आप नीचे वाले रिएक्शन को देखोगे तो वो भी आपको यही प्रोडक्ट दे रहा है, वो भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। इसी तरह से आयोडीन की अगर आप बात करो तो मेरे भाई वो भी आपको डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दे रहा है। लेकिन फ्लोरीन नहीं दे रहा आपको। देखो यही तो पॉइंट है ना यार, फ्लोरीन आपको नहीं दे रहा है, ओके जी। तो फ्लोरीन की जो नेचर है, इसका जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो क्लोरीन वाटर आपको तो पता है ना अच्छी तरह से, वो डिसइंफेक्टेंट है, डिसइंफेक्टेंट है ये। तो पैथोजेंस जो होते हैं उनको किल करता है ये, अ, जो कि वाटर बॉर्न डिजीज होती हैं, सच एज आपको पता है कि उसमें स्विमिंग पूल में भी हम क्लोरीन यूज कर रहे होते हैं ना। तो क्लोरीन वाटर का यूज जो है वो आपको जो है पता होना चाहिए। तो खैर, इन शॉर्ट समरी अगर मैं इसकी बताऊं तो
सॉल्यूशन बिकम्स एसिडिक। सबका आप देखो ना, एक चीज नोट की आपने, एसिड बन रहा है, एसिड 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 एसिड, सॉल्यूशन बिकम्स एसिडिक। एक्सेप्ट F2, except F2, all are disproportionation reaction, all are disproportionation reaction। ओके, दूसरा ये कि चीज और नोट की आपने कि ये बन रहा है आपके पास ना HCl He और HI। तो अगर आपके पास ये प्रोडक्ट बनेगी ना, तो आपको इनकी ऑब्जर्वेशन में लिखना है मिस्टी वाइट फ्यूम्स। आपको लिखना है मिस्टी वाइट फ्यूम्स। अगर आपको मिस्टी वाइट फ्यूम्स ऑब्जर्व हो रहे हैं, मिस्टी फ्यूम्स ऑब्जर्व हो रहे हैं अगर आपको, तो मतलब कि ये प्रोडक्ट आपकी बनी है। तो वो पूछता भी है ऑब्जर्वेशन, तो आपको लिखना है मिस्टी फ्यूम्स। मिस्टी फ्यूम्स आर ऑब्जर्व्ड, मिस्टी फ्यूम्स आर ऑब्जर्व, दैट्स इट, दैट्स इट। ओके, तो एक तो ये बात है। दूसरा ये कि फिर हम क्या करते हैं, हैलोजेंस के रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो जब आप हैलोजेंस का रिएक्शन कराओगे हाइड्रोजन के साथ, तो ऑब्वियस सी बात है HF HCl HBr HI, बिल्कुल कॉमन सी बात है ना यार, ये तो ये बनता जाएगा आपके पास। कॉरिस्पॉन्डिंग रिस्पेक्टिव एसिड्स, रिस्पेक्टिव कंपाउंड्स, रिस्पेक्टिव कंपाउंड्स आपके पास जो है वो बनते जाएंगे। ओके, HF HCl HBr HBr NHI। ओके, तो इस तरह से आपके पास जो है वो प्रोडक्ट बनती जाएगी, राइट। तो हमने अब क्या किया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। किसका रिएक्शन है ये जी, आपके हैलोजेंस का रिएक्शन है ये एसिड के साथ। किसके साथ, एसिड के साथ। और एसिड भी कौन है, सल्फ्यूरिक एसिड है। और ये रिडॉक्स रिएक्शन है, ये क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है। ओके, तो अच्छा जी, एक बात और मैं आपको ये बताऊं कि जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है ना, सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जब कॉन्सेंट्रेटेड हो। जब ये कॉन्सेंट्रेटेड हो, याद रखिएगा। अगर ये डाइल्यूट हो तो इट्स ओनली एसिड, इट्स ओनली एसिड। मैंने मेंशन किया हुआ यहाँ पर कि अगर एसिड कॉन्सेंट्रेटेड हो, कौन सा, सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसका डुअल बिहेवियर होता है, ये एसिडिक के साथ साथ एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बिहेव कर रहा होता है। और अगर H2SO4 आपका डाइल्यूट हो, तो वो सिर्फ एज एन एसिड एक्ट कर रहा होगा। सो इट्स नॉट एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए आपको, दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, पता होना चाहिए, पता होना चाहिए, पता होना चाहिए, लाजमी, लाजमी 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 पता होना चाहिए। ओके, तो अब हमें करना क्या है कि सल्फ्यूरिक एसिड की सबसे पहले तो आपको डिसोसिएशन पता होनी चाहिए कि वो डिसोसिएट कैसे होता है। ओके, सल्फ्यूरिक एसिड डिसोसिएट कैसे होता है। तो याद रखिएगा, कॉन्सेंट्रेटेड में वाटर आपका कम होता है ना, एसिड की क्वांटिटी ज्यादा होती है, एसिड की क्वांटिटी ज्यादा होती है। तो हमें करना ये है कि सल्फ्यूरिक एसिड को मैं शो करूंगा किस तरह से। मैं इसको मेंशन कर देता हूँ कि इसको हम मेंशन कर देते हैं कैसे, कि ओके, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसे। सही है जी, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, ये ज्यादा सही रहेगा। ओके, ये मैंने यहाँ कर दिया इसको भाई, चप्पड़ में। इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ। आई नीड स्पेस, आई नीड स्पेस। मैंने इसको यहाँ लिख दिया। सही है जी, ओके हो गया। चलो, इसको अब मैं यहाँ करके
यहाँ लिख देते हैं। चलें जी, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि सही है जी, हम यहाँ आ जाते हैं। तो बेसिकली मैं करवाना क्या चाह रहा हूँ, मैं करवाना ये चाह रहा हूँ कि reaction of halides, halogens with sulfuric acid, okay, with sulfuric acid, right? तो पहले मैं आपको डिसोसिएशन समझा दूं कि ये डिसोसिएशन कैसे होती है सल्फ्यूरिक एसिड की। तो याद रखिएगा, रिएक्शन with H2SO4, reaction with H2SO4, right? अगर मैं इसको डिसोसिएट करवाऊं ना, तो डिसोसिएट वो ऐसे होता है कि सबसे पहले ये है H2SO4, पहले वो अपना एक हाइड्रोजन देगा, एन आयोन उसका ये बनेगा, ओके, एन आयोन उसका ये बनेगा, एंड देन एंड देन सेकेंडली जब वो आयोनाइज होगा, यानी कि HSO4 माइनस, दोबारा जब वो अपना प्रोटॉन डोनेट करेगा ना, तो फाइनली ये बनेगा SO4 2 माइनस आयन। क्या बनेगा? SO4 2 माइनस आयन, याद रखिएगा। ओके जी। अच्छा, दूसरा ये सल्फ्यूरिक एसिड की पॉसिबल जो प्रोडक्ट्स होती हैं, रिडक्शन प्रोडक्ट्स, क्या होती हैं? रिडक्शन प्रोडक्ट्स, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी होती हैं। सही है, क्योंकि जब ये एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव करेगा तो खुद ये क्या हो रहा होगा? रिड्यूस हो रहा होगा। मेरी बात को आपने बहुत गौर से सुनना है, मैं डिस्कस करना नहीं चाह रहा था आज ये बात, ये अधूरी ना रह जाए कहीं। मैंने क्या कहा कि जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे एक्ट कर रहा है, मींस दैट इट इज रिड्यूस्ड। तो जब ये रिड्यूस्ड होगा, तो कितना रिड्यूस हुआ, कितना रिड्यूस हुआ, मींस उसका एक्सटेंट क्या है, किस हद तक वो रिड्यूस हुआ, याद रखिएगा। तो उसकी तीन पॉसिबल प्रोडक्ट्स होती हैं। H2SO4 concentrated is oxidizing oxidizing agent and reduces itself, okay, reduces itself. So there are three there are three there are three possible there are three possible रिडक्शन की जो प्रोडक्ट्स हैं, वो हम आपको बता देते हैं, ताकि आगे पास पेपर्स में आपको बिल्कुल पोली पोली आसानी हो जाए। सबसे पहला आपके पास जो प्रोडक्ट है, दैट इज योर सल्फर डाइऑक्साइड। दूसरा आपके पास है सिर्फ सल्फर। तीसरा आपके पास है हाइड्रोजन सल्फाइड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूं मैं, ये बहुत कंफ्यूजिंग इक्वेशंस आती हैं यहाँ पर। फिर वही मसले मसाइल है ना सर, इधर तो इधर आपने उधर कुछ और बताया था, अभी आप कुछ और बता रहे हैं, तो हमने कुछ भी नहीं बताया भाई। तो आप देख लो, हर रिएक्शन की कंडीशंस अलग अलग होती हैं, हर रिएक्शन की कंडीशंस अलग अलग होती हैं। बात समझ रहे हो आप? अभी तो आप खुश थे, अभी आप गुस्से में आ गए। अभी तो आप हंस रहे थे, अभी आप रोने लग भाई। डिपेंड करता है ना एनवायरनमेंट पर, सिचुएशन डिपेंडेंट है ये रिएक्शन। ये नहीं कि कभी भी और कुछ भी, ये केमिस्ट्री है भाई। हल्की सी भी आपने कंडीशन चेंज की, मतलब सब कुछ डिफरेंट हो जाएगा। अरेंजमेंट कितनी मैटर करती है यहाँ पर, आपकी सोच है। इसकी तो मिसाल यही हो गई कि मैं आपको पानी खींच के मारूं, क्या आप जख्मी हो जाओगे? कभी भी नहीं होगे।
मैं आपको मिट्टी खींच के मारूं, क्या आप जख्मी हो जाओगे? कभी भी नहीं, कुछ भी नहीं होगा तुम्हें, कुछ भी नहीं होगा तुम्हें यार, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन मैं अब क्या करूं, लेकिन मैं अब क्या करूं, पानी में मिट्टी मिक्स करूं, थोड़ी देर वेट करूं, जब वो सख्त हो जाए फिर मैं आपके सर पे मारूं, फट जाएगा सर। अरे ये क्या चीजें तो अभी भी वही है, मिट्टी भी वही है, पानी भी वही है, सब कुछ तो वही है, ये क्या चक्कर है फिर? तो इसलिए अरेंजमेंट मैटर करती है काफी ज्यादा। तो ये छोटी छोटी बातें तभी हम आपको जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये बात याद रखनी है आपने। ओके जी। तो चलें जी, आइए देखते हैं अब हम देखते हैं तीनों इक्वेशंस को। तीनों इक्वेशंस को अब हम देखते हैं, जल्दी जल्दी मैं आपको बता देता हूँ, नहीं नहीं होगा, ये नहीं हो सकता आज। H2SO4, H2SO4 जब रिड्यूस होता है ना, तो जरा देखिएगा, इसको मैं बाद में करूंगा। जब ये रिड्यूस हो रहा होता है ना, तो पहले केस में मैंने आपको क्या कहा कि यार ये यूं रिड्यूस हो जाएगा। दूसरे दूसरे केस में जब ये रिड्यूस होगा तो ये कुछ इस स्टाइल में रिड्यूस होगा। तीसरी दफा जब ये रिड्यूस होगा तो ये कुछ इस तरह से रिड्यूस होगा। आप देख रहे हो रिडक्शन की प्रोडक्ट्स अलग अलग है, किस हद तक वो रिड्यूस हुआ है ये डिपेंड कर रहा है ना। मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर के चेंज बता दूं, यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, यहाँ पर +4 है, यहाँ पर फिर +6 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर फिर +6 है, यहाँ पर -2 है। कौन मुझे बताएगा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर रिडक्शन कहाँ हो रही है? क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? यस। हम्म जल्दी बताओ। Is it iodine? आयोडीन? क्या मतलब, क्या कहना चाह रही हो? Hydrogen iodide? बे आयोडाइड कहाँ से नजर आ गया तुम्हें इसमें? The मैं ये कह रहा हूँ कि last one. ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज देखो ना, Three. ऑक्सीडेशन लास्ट वन में देख रहे हो तुम कितना चेंज आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर का? पहले में तो 2 का चेंज आ रहा है, पहले में तो 2 का चेंज आ रहा है, बात समझ रहे हो आप? दूसरे वाले में देख लो आप, इतना चेंज आ रहा है, तीसरे वाले में इतना चेंज आ रहा है भाई, समझ रहे हो तुम? तो ये चक्कर है ना, एक्सटेंट ऑफ रिडक्शन इन तीनों में डिफरेंट है, कितने एक्सटेंट से वो रिड्यूस हुआ है, दे टोटली डिफरेंट भाई। तो वो फिर डिपेंड करेगा तुम्हारी प्रोडक्ट, तुम्हारे रिएक्टेंट पर, कि उसके साथ कौन है, उसके साथ कौन है भाई, जो है ना। यार मतलब मैं जब भी कहीं बैठता हूँ, मेरी 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 कंपनी में जब वो होता है ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे बहुत गुस्सा आता है यार। जब वो मेरी कंपनी में आता है ना तो मतलब सही है, बस मतलब ओके। होता है ना कभी कोई कोई बंदा बहुत बुरा लग रहा होता है बिना वजह बिना वजह में बुरा लग रहा होता है। तो भाई हमारा मूड स्विंग है ना यार, हम तो देखेंगे, हम तो देखते हैं, हमारी कब कोई कोई ऐसा होता है यार, इसके आने से अच्छा लगता है हमें। तो भाई ये सल्फ्यूरिक एसिड का मूड ही ऐसा है, ये देखेगा मेरे साथ कौन है, मेरे साथ कौन है, मेरे साथ कौन है, उसी हिसाब से ये बिहेव करेगा, उसी हिसाब से ये बिहेव करेगा। कभी तो ये बनाएगा, कभी तो वो ये बनाएगा, कभी तो वो ये बनाएगा, तो फिर डिपेंड करेगा सिचुएशन पर। यही आपको मुझे समझाना है, ईमान बोलो। तो सर हमने शो क्या करना होता है, कौन सी रिडक्शन शो करनी होती हाँ, कौन सी रिडक्शन? अब आपने ये देखा ना कि आयोडाइड जो है, आयोडाइड जो है वो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है, ऐसे ही है। है? जी। तो जब सल्फ्यूरिक एसिड का उस रिएक्शन होगा ना तो एक्सट्रीम प्रोडक्ट बनेगी, बात ये कहना चाह रहा हूँ मैं आपको। दोनों स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग हो गए तो रिडक्शन वीआईपी वाली होगी, माइल्ड नहीं होगी, फिर स्ट्रॉन्ग होगी, बड़ा चेंज आएगा ऑक्सीडेशन नंबर का, बड़ा चेंज आएगा। तो वही जो रिएक्शन मुझे बताने हैं, तो वो रिएक्शन जो है वो हम आपको जो है ना डिटेल से डिस्कस करना है। असल चीज ना इस चैप्टर में ये है, ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी, रिड्यूसिंग एबिलिटी और ये सारी चीजें। तो इंशाल्लाह ये बहुत हम डिटेल से इसको डिस्कस करेंगे।